हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो ये हमने कंट्रोल सिस्टम अभी फिर से स्टार्ट कर लिया है। तो जो शोरबेज का कंट्रोल सिस्टम का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स कैसे होता है, उसके क्या डिफरेंट डैम्पिंग रेशियो के लिए क्या डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं उसके। तो हमने वहां पे 4 केसेस हमने डिफाइन किए थे। एक हमने देखा था अंडरडैम्प्ड रिस्पॉन्स जिसमें जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में थी। फिर दूसरा हमने देखा था अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स जिसमें जीटा की वैल्यू 0 के बराबर थी। फिर हमने देखा क्या क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम जिसमें जीटा की वैल्यू 1 के बराबर थी। फिर हमने देखा ओवर डैम्प्ड सिस्टम जिसमें जीटा की वैल्यू क्या थी, 1 से ज्यादा थी। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था कि डिफरेंट जीटा की वैल्यूज के लिए पोल्स का लोकेशन कहां पे आता है। तो फिर हमने देखा था कि जीटा अगर 0 है तो दोनों पोल्स आपके इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। जीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो दोनों पोल्स कहां पे होंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे, दोनों रियल एक्सिस पे होते हैं। और जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए भी दोनों पोल्स कहां पे होते हैं, जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए भी दोनों पोल्स नेगेटिव रियल एक्सिस पे होते हैं, दोनों की लोकेशन सेम होती है। फिर हमने देखा था अगर जीटा 0 और 1 के बीच में हो तो दोनों पोल्स कहां पे होते हैं, लेफ्ट हाफ प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे होते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखने वाले हैं टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस। टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस हम स्टेप रिस्पांस के लिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम के कुछ हम पैरामीटर्स पढ़ेंगे। वो पैरामीटर्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम जब हम मॉडल करेंगे, उसका डिजाइन करेंगे, तो ये पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करेंगे। इन पैरामीटर से हमें पता चलेगा, इन टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन से हमें ये पता चलेगा कि हमारा सिस्टम क्या है, रिस्पॉन्स उसका स्लो है कि फास्ट है, रिस्पॉन्स उसका स्लो है या फास्ट है। दूसरा हमें पता चलेगा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तीसरा हमें पता चलेगा कि सिस्टम स्टेडी स्टेट या सेटल होने के लिए कितना टाइम ले रहा है। तो ये सब चीजें हमारे सिस्टम को जब मॉडल करते हैं तो उसका एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस। और हमारा यहां पे पूरा फोकस होगा अंडर डैम्प्ड सिस्टम पे, जहां पे जीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम का केस लेता हूं, जहां पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है जहां पे जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो उसके लिए आपको स्टेप रिस्पांस कैसा दिखता है वो मैंने प्लॉट आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। फिर से हम इस लेक्चर में उस प्लॉट को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रिस्पांस अगर अंडर डैम्प्ड सिस्टम है तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये मेरा स्टेप रिस्पांस आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये है अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू, ये है डिजायरेबल स्टेडी स्टेट वैल्यू, ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है रिस्पांस का। लेटर से मैं इसको बोल देता हूं ए, इसको क्या बोल देता हूं, ए। तो रिस्पांस कुछ आपको ऐसा दिखेगा अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए। अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए कुछ ऐसा रिस्पांस आपको दिखेगा। क्लियर इतनी बात? तो ये मेरा है अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ये मेरा है सी ऑफ टी, और ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम का मैंने यहां पे रिस्पांस ड्रॉ किया है। और हमने इक्वेशन देखा था, आउटपुट का इक्वेशन क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ओमेगा डी टी प्लस 5। ये हमने देखा था कि अगर अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, जीटा 0 और 1 के बीच में है, तो उसका रिस्पांस इस इक्वेशन से आता है, डेट इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी इंटू डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। और इसमें एस टी अप्रोचेस इंफिनिटी, ये वाला एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें स्टेडी स्टेट में आउटपुट क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ओके, तो हम यहां पे कुछ चीजें यहां पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे ये जो टाइम होता है इसको हम बोलेंगे राइज टाइम। इसको क्या बोलते हैं, राइज टाइम। इसको हम बोलेंगे पीक टाइम। इसको क्या बोलेंगे, पीक टाइम। और इसको हम बोलेंगे सेटलिंग टाइम। क्या बोलेंगे, सेटलिंग टाइम। तो हम डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे, हम डिराइव नहीं करने वाले, फॉर्मूला डिराइव करने की हमें जरूरत नहीं है। तो पहला हमारा है यहां पे राइज टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस प्लॉट में से चीजों को समझते हैं कि राइज टाइम एक्चुअली क्या होता है। राइज टाइम होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पांस टू राइज फ्रॉम 0% ऑफ फाइनल वैल्यू। यहां पे फाइनल वैल्यू क्या है, ए, उसका 0% क्या होगा, 0। यहां पे क्या होगा, 0। ओके, rise time, it is the time taken by the response to rise from 0% of final value of output to rise from 0% of final value of output to 100% of final value of output for first time। इसका मतलब सिंपल ये है कि ये जो आपका रिस्पॉन्स है, ये जो आपका रिस्पॉन्स है
जीरो से स्टेडी स्टेट वैल्यू, पहली बार स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, राइज टाइम का क्या मतलब होता है? राइज टाइम वो टाइम होता है जो आपका रिस्पॉन्स लेता है कहां से कहां जाने तक, जीरो से स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट तक जाने तक फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार यहां पे ये जो आउटपुट है, देखो यहां पे भी ये स्टेडी स्टेट वैल्यू को क्रॉस कर रहा है, यहां पे भी स्टेडी स्टेट वैल्यू को क्रॉस कर रहा है, यहां पे भी स्टेडी स्टेट वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट, यहां पे भी स्टेडी स्टेट वैल्यू को क्रॉस कर रहा है। लेकिन ये रिस्पॉन्स पहली बार स्टेडी स्टेट वैल्यू को कौन से टाइम पे कट मींस कौन से टाइम पे पास करेगा, वो टाइम हमारा क्या होता है? राइज टाइम होता है। इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्स कितना टाइम ले रहा है टू रीच द स्टेडी स्टेट आउटपुट फॉर द फर्स्ट टाइम। और राइज टाइम की हमारे यहां पे फॉर्मूला होती है, राइज टाइम पी फॉर्मूला पाई माइनस फाई डिवाइड बाय ओमेगा डी। ओके, राइज टाइम की फॉर्मूला क्या होती है? सेकंड ऑर्डर सिस्टम के केस में जहां पे सिस्टम अंडर डैम्प्ड है, वहां पे राइज टाइम की फॉर्मूला होगी पाई माइनस फाई बाय ओमेगा डी। और यहां पे फाई क्या होता है? ओमेगा और फाई हमें पता है, फाई क्या होता है? टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय जीटा। और ओमेगा डी क्या होता है? ओमेगा डी होता है ओमेगा एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, तो राइज टाइम को आपको क्लियर होना चाहिए। राइज टाइम सिंपली क्या होता है? इट इज द टाइम टेक, रिस्पॉन्स कितना टाइम ले रहा है कहां तक जानने के लिए? स्टेडी स्टेट वैल्यू तक ऑफ आउटपुट तक जानने के लिए फॉर फर्स्ट टाइम। ओके, स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचने के लिए फॉर फर्स्ट टाइम आउटपुट कितना टाइम ले रहा है, उसको हम बोलते हैं सिंपली राइज टाइम। तो राइज टाइम की ये फॉर्मूला होती है पाई माइनस फाई डिवाइड बाय ओमेगा डी। फाई होता है टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय जीटा, ओमेगा डी कहते हैं ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हम यहां पे जो भी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए वैलिड है। दूसरा हमारा होता है पीक टाइम। क्या होता है? पीक टाइम। ओके, पीक टाइम देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरशूट क्या होता है, अंडरशूट क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स है। इसमें जो है पीक वैल्यू आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा वाला वैल्यू, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरशूट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरशूट। ओके, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट अंडरशूट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट अंडर शूट। ओके, और इसको बोलेंगे हम सेकंड ओवरशूट, इसको हम बोलेंगे सेकंड अंडरशूट। सिमिलरली इसको बोलेंगे थर्ड ओवरशूट, इसको बोलेंगे थर्ड अंडरशूट। तो फॉर nth ओवरशूट, रिस्पांस nth ओवरशूट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, वो हम ऐसे लिखते हैं टी ओ सब n इज इक्वल टू n पाई बाय ओमेगा डी। n पाई बाय ओमेगा डी, इसका मतलब क्या है? अगर हमें nth ओवरशूट रिस्पॉन्स nth ओवरशूट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहा है, वो क्या होगा? n पाई बाय ओमेगा डी। तो अभी यहां पे ध्यान दो, जब मुझे पीक टाइम फाइंड करना है, पीक टाइम मतलब वो टाइम होता है जहां पे, पीक टाइम मतलब वो टाइम जहां पे रिस्पॉन्स कहां पे पहुंच गया है? फर्स्ट ओवरशूट पे पहुंच गया है, या रिस्पॉन्स के पीक वैल्यू। इसका मतलब क्या है? जो आउटपुट है, वो रिस्पॉन्स है, वो पीक वैल्यू पर, पीक वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहा है, उसको हम बोलते हैं पीक टाइम। और पीक वैल्यू तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेगा? जितना टाइम वो फर्स्ट ओवरशूट तक लेगा। फर्स्ट ओवरशूट पर तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है? टीपी। इसका सिंपल मतलब क्या है कि पीक टाइम क्या होगा यहां पे? टीपी। तो फर्स्ट ओवरशूट के लिए सिंपली हम इसमें n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट ओवरशूट। फर्स्ट ओवरशूट को हम क्या बोलते हैं? पीक ओवरशूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीक ओवरशूट। ओके, या पीक वैल्यू, या क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। तो मुझे बताओ पीक टाइम कितना होगा? टीपी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा डी। टीपी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा डी। क्लियर इतनी बात? तो पीक टाइम हमारा क्या होता है? पीक टाइम इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच इट्स पीक वैल्यू और फर्स्ट ओवरशूट और पीक ओवरशूट। ओके, तो फर्स्ट ओवरशूट तक पहुंचने के लिए रिस्पॉन्स कितना टाइम ले रहा है, वही हमारा क्या होता है? पीक टाइम होता है, या हम उसको क्या बोलते हैं? पीक ओवरशूट भी बोलते हैं। सिमिलरली मैं अगर आपको बोलूं फर्स्ट अंडरशूट के लिए रिस्पॉन्स कितना टाइम लेगा, तो सिंपली हम यहां पे n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर मैं बोलूं अगर सेकंड ओवरशूट के लिए रिस्पॉन्स कितना टाइम लेगा, तो हम यहां पे n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर अगर मैं बोलूं सेकंड ओवरशूट के लिए, सॉरी सेकंड अंडरशूट के लिए रिस्पॉन्स कितना टाइम लेगा, तो हम n इज इक्वल टू 4 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो पीक टाइम हमारा क्या होता है? पाई बाय ओमेगा डी। इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच द पीक वैल्यू। ओके, ये हमारा है टीपी। और फिर लास्ट में हमारा आता है सेटलिंग टाइम। क्या आता है? सेटलिंग टाइम। ओके, तो सेटलिंग टाइम हम यहां पे लिख लेते हैं साइड में ही,
इसको मैं मिटा देता हूं, आउटपुट का जो इक्वेशन है इसको हम मिटा देते हैं, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अभी सेटलिंग टाइम हम यहां पे लिखेंगे। तो सेटलिंग टाइम देखो क्या होता है तीसरा, फिर हम पीक ओवरशूट और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ओवरशूट वो भी हम डिफाइन करेंगे। तो हमारा तीसरा है पैरामीटर सेटलिंग टाइम। क्या है? सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम देखो क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच and stay within the 2% of final value. Okay, it is the time taken by the response, या ऐसा भी बोल सकते हो, it is the time taken by the response to settle within the 2% or 5% of its final value. Okay, तो settling time देखो क्या होगा, अगर मैं 2% टॉलरेंस बैंड मान के चलता हूं, 2% टॉलरेंस बैंड, ओके, 2% टॉलरेंस के लिए देखो सेटलिंग टाइम होता है 4 डिवाइड बाय जीटा इनटू ओमेगा एन, और 5% टॉलरेंस बैंड के लिए आपका सेटलिंग टाइम क्या होगा, इससे कम होगा। 5% टॉलरेंस बैंड के लिए आपका सेटलिंग टाइम होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं 3 बाय जीटा इनटू ओमेगा एन, 3 बाय जीटा इनटू ओमेगा एन। तो 2% टॉलरेंस बैंड के लिए आपका सेटलिंग टाइम क्या होगा, 4 बाय जीटा इंटू ओमेगा एन, और आपको एक और बात बता दूं, 5% टॉलरेंस बैंड के लिए आपका सेटलिंग टाइम क्या होगा, 3 बाय जीटा ओमेगा एन। तो आपको एक ये फॉर्मूला याद रखनी है राइज टाइम की, एक ये फॉर्मूला याद रखनी है पीक टाइम की, और एक ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखनी है सेटलिंग टाइम के लिए। और मैं पहले ही बता दूं, अगर क्वेश्चन में अगर सिर्फ ऐसा लिखा है सेटलिंग टाइम बताओ, या 2% और 5% मेंशन नहीं किया है, तो आपको बाय डिफॉल्ट 2% मान के ही टॉलरेंस बैंड चलना है और आंसर आपको फाइंड करना है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया है कि सेटलिंग टाइम कौन से टॉलरेंस बैंड के लिए निकालना है, तो आपको सिंपली अज्यूम क्या करना है, सिंपली आपको अज्यूम करना है 2% टॉलरेंस बैंड। तो हमने यहां पे 3 चीजें देखी, 3 टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन देखे, आपका एक राइज टाइम देखा, आपका एक पीक टाइम देखा, और आपका सेटलिंग टाइम देखा। राइज टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0% टू 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ये हमारा राइज टाइम। पीक टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच इट्स पीक वैल्यू, ये हमारा पीक टाइम हो गया, ओके। और फिर सेटलिंग टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू सेटल विदिन, to reach and settle within certain specified value of steady state output. Okay, steady state output। तो यहां पे हमने 2% के लिए देखा और 5% देखा। और सेटलिंग टाइम का हम ऐसा भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच एंड सेटल विद इन द 2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू और 5% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। 2% अगर हम मान के चल रहे हैं तो हमारा सेटलिंग टाइम क्या होगा, 4 डिवाइड बाय जीटा इनटू ओमेगा एन। 5% अगर टॉलरेंस बैंड मान के चल रहे हैं तो सेटलिंग टाइम क्या होगा, 3 बाय जीटा इनटू ओमेगा एन। अभी हमारी एक और चीज बच गई है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम ओवरशूट और पीक ओवरशूट। तो हम यहां पे 2 चीजें देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है पीक ओवरशूट की, और मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है पीक ओवरशूट की और मैक्सिमम ओवरशूट की। और दूसरा हम देखेंगे परसेंटेज वैल्यू क्या होगी पीक ओवरशूट की। तो चलिए देखते हैं यहां पे पीक ओवरशूट की परसेंटेज वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहां पे देखो, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं मैक्सिमम और पीक ओवरशूट। ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं पीक ओवरशूट। क्या बोलते हैं, पीक ओवरशूट और मैक्सिमम ओवरशूट, ओके। तो चलो हम इसमें कुछ चीजें आपको बताते हैं। तो पीक ओवरशूट देखो सिंपली क्या है, ये वाला डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, ये जो लेंथ है इतनी, वो हमारा क्या है, पीक ओवरशूट। तो हम पहले लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर हम देखेंगे परसेंटेज। एब्सोल्यूट, मैक्सिमम ओवरशूट और पीक ओवरशूट, ये सिंपली क्या होगा, देखो ये सिंपली हमें यहां से दिख रहा है, इतनी लेंथ हमें चाहिए, तो देखो अगर मुझे ये वाला, देखो अगर यहां से इसको मैं थोड़ा और ऊपर खींच लेता हूं, ध्यान देना, ये वाली वैल्यू अगर मुझे पता है, अगर यहां से 0 से ये वाला, मतलब आउटपुट की वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल टू टीपी अगर पता है, उसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, ये वाला इतना लेंथ अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे इतना लेंथ मिल जाएगा। तो ये इतना जो लेंथ है वही क्या है, मेरा मैक्सिमम ओवरशूट। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो लेंथ है 0 से c ऑफ टीपी, यहां पे जो वैल्यू मिलेगा आउटपुट का वो करस्पॉन्डिंग टू कौन से टाइम मिलेगा, टीपी। तो यहां पे जो वैल्यू मिला वो क्या होगा, c ऑफ टीपी। आउटपुट की वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल टू टीपी, उसमें से इतना डिस्टेंस, इतना लेंथ आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ये लेंथ क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से a, मतलब a, और a क्या है हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सिंपली हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है,
स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये लेंथ हमें जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आप रिस्पॉन्स का वैल्यू निकालो एट टाइम टी इज इक्वल टू टीपी, वो इतना लेंथ होगा, ओके, उसमें से इतना लेंथ सबट्रैक्ट कर दो। ये लेंथ क्या है, ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो आप क्या करो, रिस्पॉन्स का वैल्यू निकालो एट टाइम टी इज इक्वल टू टीपी, उसमें से क्या सबट्रैक्ट करो, उसमें से ये सबट्रैक्ट करो व्हाट इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो आपको क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ओवरशूट और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पीक ओवरशूट और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ओवरशूट। और हमें परसेंटेज पीक ओवरशूट चाहिए, परसेंटेज पीक ओवरशूट चाहिए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पीक ओवरशूट था इसको स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ पीक ओवरशूट से हम क्या कर देंगे, सॉरी स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज पीक ओवरशूट। तो परसेंटेज पीक ओवरशूट हमें निकालना, सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो एब्सोल्यूट पीक ओवरशूट है उसको किससे डिवाइड करेंगे, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट और इनटू क्या कर देंगे, हमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज पीक ओवरशूट। और परसेंटेज पीक ओवरशूट हमें निकालना है तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं एम सब पी, पीक ओवरशूट को हम ऐसे डिनोट करते हैं एम सब पी इज इक्वल टू, इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला होती है ई टू द पावर माइनस पाई इंटू जीटा डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100 ओके। तो देखो यहां पे, अब यहां पे ध्यान देना, देखो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे रिस्पॉन्स की एट टाइम टी इज इक्वल टू टीपी, तो वहां पे ये फैक्टर आएगा ए, इस स्टेडी स्टेट वैल्यू में भी ये फैक्टर आएगा ए। इसका मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पीक ओवरशूट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो हमारा इनपुट था स्टेप फंक्शन उसके एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यहां पे परसेंटेज पीक ओवरशूट में देखोगे तो परसेंटेज पीक ओवरशूट सिर्फ आपका जीटा पे ही डिपेंड करता है, परसेंटेज पीक ओवरशूट आपका जीटा पे ही डिपेंड करता है, ओके। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है कि एब्सोल्यूट पीक ओवरशूट, एब्सोल्यूट पीक ओवरशूट जो है, एब्सोल्यूट पीक ओवरशूट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आपका जो आपका इनपुट है स्टेप फंक्शन उसका जो एम्पलीट्यूड था ए, ओके। और जो परसेंटेज पीक ओवरशूट है वो एम्पलीट्यूड जो है इनपुट फंक्शन का ए उस पे डिपेंड नहीं करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, जो भी ये हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं वो किसके लिए किए हैं, सबसे पहले सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, दूसरा अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए, तीसरा कब हमने ये डिराइव किए, जब हमारा जो इनपुट है वो क्या है, स्टेप फंक्शन है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। क्लियर इतनी बात। फिर हमने क्या पढ़ा, जो एब्सोल्यूट पीक ओवरशूट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो हमारा इनपुट फंक्शन था स्टेप फंक्शन उसके एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। लेकिन परसेंटेज पीक ओवरशूट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ what is the magnitude of the input, okay, it is independent of a magnitude of input of step function, okay। तो यहां पे जो स्टेप फंक्शन था उसका जो एम्पलीट्यूड था a, वो उस पे आपका परसेंटेज पीक ओवरशूट डिपेंड नहीं करता है। परसेंटेज पीक ओवरशूट सिर्फ एक ही सिस्टम के पैरामीटर पे डिपेंड करता है, दैट इज जीटा, दैट इज जीटा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहां तक हमने सारी चीजें पढ़ ली। तो टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन में इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो पहले हमने राइज टाइम पढ़ा, राइज टाइम के बाद हमने पीक टाइम पढ़ा, पीक टाइम के बाद हमने क्या पढ़ा, सेटलिंग टाइम पढ़ा, सेटलिंग टाइम के बाद हमने लास्ट में पीक ओवरशूट पढ़ा, ओके। मैं ये वाला रिलेशन याद रख लेना, ये बहुत ही काम आएगा, ओके। तो मैं अगर आपको बोलूं कि जो मेरा स्टेप फंक्शन है, इनपुट स्टेप फंक्शन है, अगर मैं उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा हूं तो एब्सोल्यूट पीक ओवरशूट का वैल्यू उसके प्रोपोर्शनली चेंज होगा, लेकिन परसेंटेज पीक ओवरशूट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात। चलो इतना आप सबको क्लियर हो गया है। तो आगे हम बढ़ रहे हैं, अभी टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस हमने पढ़ लिए, आगे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर को बहुत अच्छे से हम समझेंगे कैसे उसको हमें टेकल करना है। तो इसको आराम से समझिएगा स्टेडी स्टेट एरर को, क्योंकि मैं दोनों केसेस करवाने वाला हूं स्टेडी स्टेट एरर के, यूनिटी फीडबैक और नॉन यूनिटी फीडबैक, ओके। और यूनिटी फीडबैक नॉन यूनिटी फीडबैक दोनों करेंगे एक साथ, पूरा टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ सारे प्रॉब्लम्स करेंगे रिलेटेड टू टाइम डोमेन। जो चैप्टर है हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमने पढ़ा है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ा है, स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ा है। तो इसके बेसिस पे मैं 15 से 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा, पूरा सेशन आपको सिर्फ क्वेश्चन सी करवाने वाला हूं। तो इस सेशन में हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे ताकि हमारा फटाफट तीसरा चैप्टर खत्म हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो फोर्थ चैप्टर होगा उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा और कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे, ओके। तो चलो कंट्रोल सिस्टम में अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टेडी स्टेट एरर। क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेडी स्टेट
एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखो यूनिटी फीडबैक सिस्टम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूं। क्लोज लूप नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ये मेरा प्लस, ये मेरा माइनस, यहां से इनपुट आ रहा है आर ऑफ एस, ओके, और इसी किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, आर ऑफ टी का। यहाँ पे मेरा फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जी ऑफ एस, क्या है, जी ऑफ एस। और यहाँ पे मेरा क्या है, इनपुट है सी ऑफ एस, इनपुट है सी ऑफ एस, और ये मेरा है, क्योंकि ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो एच ऑफ एस मेरा क्या होगा, एच ऑफ एस यहाँ पे होगा 1, ओके। तो ये मेरा है यूनिटी फीडबैक सिस्टम, और यहाँ पे जो होगा आउटपुट इन टाइम डोमेन सी ऑफ टी होगा, यहाँ पे एरर सिग्नल जनरेट होगा ई ऑफ एस, इसका टाइम डोमेन क्या होगा, ई ऑफ टी। क्लियर इतनी बात। तो देखो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एरर क्या होता है। कंट्रोल सिस्टम में जब हम बात करेंगे तो एरर क्या होता है, इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस between input and output, okay, input and output, it is the difference between इनपुट एंड आउटपुट। तो यहां पे इस सिस्टम में देखो तो इनपुट क्या है, आर ऑफ टी, आउटपुट क्या है, सी ऑफ टी, और एरर यहां पे जनरेट हो रहा है ई ऑफ टी। तो यहां पे ई ऑफ टी जो एरर होगा वो क्या होगा, इट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, ओके। और स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है वो समझो अभी, स्टेडी स्टेट एरर, it is the value of error at steady state, ओके। सबसे पहले हमने देखा एरर क्या होता है, एरर इट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ एरर एट स्टेडी स्टेट, मींस व्हाट इज, इट इज द वैल्यू ऑफ एरर एट स्टेडी स्टेट। इसका मतलब क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ E of t as t approaches infinity। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्टेडी स्टेट एरर, तो स्टेडी स्टेट एरर सिंपली क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी E of t। और अगर इस पे मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाऊं, लेटर से मुझे E of t पता नहीं लेकिन E of s पता है, तो वो क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s into E of s, s into E of s। तो ये मेरा क्या हो गया, स्टेडी स्टेट एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s into E of s, ओके। अभी यहां पे कुछ चीजें समझो, जो यहां पे सिग्नल जनरेट हो रहा है E of s, E of s क्या होगा, R of s माइनस C of s, क्योंकि H of s यहां पे सिंपली क्या है, 1 है। तो उसका अगर यहां पे देखो E of s यहां पे क्या होगा, E of s यहां पे देखो क्या होगा, R of s माइनस C of s। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो E of t क्या होगा, R of t माइनस C of t। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे जो E of t, यहाँ पे जो ये सिग्नल जनरेट हो रहा है वो एक्चुअल में एरर सिग्नल ही जनरेट हो रहा है जो हमें चाहिए था। हमें एरर सिग्नल क्या होता है, R of t माइनस C of t। और नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम में जो यहाँ पे इस समिंग जंक्शन का जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो वही है जो हमें चाहिए, डेट इज एरर सिग्नल। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, E of s। तो अगर हमें स्टेडी स्टेट फाइंड करना है, स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है, क्या बोला मैंने, अगर हमें स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है तो सिंपली जो यहां पे सिग्नल जनरेट हो रहा है E of s, इसको यहां पे इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर मिल जाएगा। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जब ये कौन सा सिस्टम है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो चलो हम देखते हैं कि हम E of s को हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखो अगर स्टेडी स्टेट एरर निकालना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अगर आपको R of t पता है, आपको C of t पता है, दोनों का वैल्यू निकालो, as t approaches infinity, और दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपको स्टेडी स्टेट एरर मिल जाएगा इस फॉर्मूला से। अगर इस फॉर्मूला में मैं यहां पे लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी R of t माइनस लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी C of t, क्या, C of t। तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं इनपुट है उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालो, आउटपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो टाइम डोमेन में, तो आपको स्टेडी स्टेट एरर मिल जाएगा, ओके। अगर आपको E of t, R of t, C of t इनका वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हो इन स्टेडी स्टेट, अगर आपको E of s पता है इन s डोमेन, तो आप डायरेक्टली ये वाली फॉर्मूला यूज करके भी स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखो हम इस फॉर्मूला को भी कन्वर्ट करेंगे G of s के फॉर्म में। देखो कैसे,
ई ऑफ एस मेरा क्या है, आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन 1, इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन 2। अभी यहां पे क्या है, यूनिटी फीडबैक क्लोज्ड लूप सिस्टम है, तो बताओ इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो ई ऑफ एस क्या होगा, ई ऑफ एस आपका होगा, इधर आर ऑफ एस को आर ऑफ एस ही रहने देते हैं, सी ऑफ एस की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। तो ये क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। ओके, यहां से आर ऑफ एस कॉमन निकालो, यहां से आर ऑफ एस हमने कॉमन निकाला, 1 प्लस जी ऑफ एस को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस जी ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। तो ई ऑफ एस मुझे मिल गया। ई ऑफ एस किसके टर्म्स में मिल गया, यहां पे ई ऑफ एस इनपुट और आउटपुट के टर्म्स में था, यहां पे ई ऑफ एस जो मिला वो इनपुट और जो यहां पे जो फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस उसके टर्म्स में मुझे मिल गया। इस ई ऑफ एस को यहां पे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें स्टेडी स्टेट एरर मिल जाएगा, सॉरी इक्वेशन, ये ई ऑफ एस क्या, ई ऑफ एस का इक्वेशन क्या है, आर ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। इसको अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड सिस्टम फंक्शन विच इज फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन। यहां पे आउटपुट को हमने एलिमिनेट कर दिया है। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां पे इस डायग्राम को हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए काम का है, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को भी देखना है। तो यहां पे देखो स्टेडी स्टेट एरर सिंपली क्या होगा, मैं अगर इक्वेशन 1 का यूज करता हूं तो क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इनटू ई ऑफ एस आपका क्या है, आर ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। तो ये मेरे पास आई स्टेडी स्टेट एरर की फॉर्मूला कौन से सिस्टम के लिए, यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए, और इनपुट यहां पे कोई भी हम यहां पे डायरेक्टली, तो देखो यहां पे ये जो मुझे फॉर्मूला मिली, ये फॉर्मूला स्टेडी स्टेट एरर की फॉर्मूला है, स्टेडी स्टेट एरर की फॉर्मूला है, लेकिन ये कौन से सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, जब मैं बोलूं आपको कि आपके पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो और मैं बोलूं स्टेडी स्टेट एरर निकालो, तो आप ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इनटू आर ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। यहां पे आर ऑफ एस क्या है, सिंपली जो हमने यहां पे इनपुट अप्लाई किया है आर ऑफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जी ऑफ एस क्या है, जो सिस्टम का फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन है वो है यहां पे जी ऑफ एस। सारे वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका लिमिट फाइंड करेंगे एज एस अप्रोचेस 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर हमें मिल जाएगा। ओके, इतनी बात आपको हो गई क्लियर। तो चलिए अभी हम कुछ चीजें और डिफाइन करते हैं। हम क्या क्या चीजें डिफाइन करने वाले, सबसे पहले हम टाइप डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, टाइप डिफाइन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर हम स्टेप इनपुट ले रहे हैं तो एरर क्या जनरेट हो रही है, एरर की जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगी। फिर हम देखेंगे अगर रैंप इनपुट है तो एरर की क्या, स्टेडी स्टेट एरर की क्या जनरलाइज फॉर्मूला होगी, और अगर पैराबोलिक इनपुट है तो स्टेडी स्टेट एरर की जनरलाइज फॉर्मूला क्या बनेगी, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टाइप को देखते हैं। तो यहां पे देखो लेट अस से जी ऑफ एस है, जी ऑफ एस, जी ऑफ एस आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं के इंटू, जो के क्या है, फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ गेन पैरामीटर, एस प्लस यहां पे फाइनाइट जीरोस है, एस प्लस Z2 अप टू एस प्लस ZN डिवाइड बाय यहां पे क्या होगा, एस टू द पावर जे एस प्लस P1 एस प्लस P2, और यहां पे लेटर से हमारे पास क्या है, M पोल्स है, क्या है, M पोल्स है। यहां पे देखो जी ऑफ एस, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है जी ऑफ एस का, के क्या है, फॉरवर्ड पाथ गेन पैरामीटर, n नंबर ऑफ फाइनाइट जीरो, m नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स, और यहां पे j नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। तो यहां पे देखो टाइप क्या होता है, ये जो j है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ द सिस्टम। j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम। तो अगर J 0 होगा, J आपका 0 होगा तो हम इसको बोलेंगे टाइप 1 सिस्टम। क्या बोलेंगे, टाइप 1 सिस्टम। ओके, और अगर आपका J होगा 1, सॉरी अगर J 0 होगा तो इसको बोलेंगे टाइप 0 सिस्टम, J 1 होगा तो इसको हम बोलेंगे टाइप 1 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम। ओके, और अगर ये क्या होगा, अगर J इज इक्वल टू N होगा तो इसको बोलेंगे टाइप N सिस्टम, J इज इक्वल टू 2 होगा तो इसको बोलेंगे टाइप 2 सिस्टम। ओके,
क्लियर इतनी बात। तो हम टाइप ऐसे डिफाइन करते हैं, सिंपली अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम है, अगर मुझे उसका टाइप डिफाइन करना, तो टाइप डिफाइन करने से पहले हमें एक बात ये याद रखनी है कि जो आपका सिस्टम है वो यूनिटी फीडबैक में होना चाहिए। अगर तुम्हें सिस्टम का टाइप डिफाइन करना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो सिस्टम है वो यूनिटी फीडबैक में होना चाहिए। यूनिटी फीडबैक में सिस्टम है तो बस इतना देखो कि जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है उसके कितने पोल्स ओरिजिन पे है, सिंपल इतनी बात। तो अगर मुझे टाइप डिटरमाइन करना है, सबसे पहले क्या है, टाइप डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले सिस्टम हमारा यूनिटी फीडबैक में होना चाहिए। अगर सिस्टम यूनिटी फीडबैक में है, उसके बाद ये देखो कि जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है इसके कितने पोल्स ओरिजिन पे है, इसके कितने पोल्स ओरिजिन पे, वो आपको क्या देगा, सिस्टम का टाइप देगा। ओके तो देखो अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो टाइप दोनों के लिए डिफाइन होता है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए भी, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए भी। लेकिन जब तुम्हें टाइप डिटरमाइन करना है तो सिस्टम को इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करने के बाद उसमें देखो कि जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है उसके कितने पोल्स ओरिजिन पे, वो आपको क्या देगा, सिंपली आपको सिस्टम का टाइप देगा। ओके चलो अभी हम सीरीज एरिया को देखते हैं। हम अभी यहां पे सिर्फ स्टिक, अभी हमारी जो डिस्कशन है वो वहीं पे हम क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं टू यूनिटी फीडबैक सिस्टम। और हम पहला केस देखते हैं जिसमें हम क्या लेंगे, जो हमारा इनपुट है वो स्टेप फंक्शन है। क्या है, स्टेप फंक्शन है। आर ऑफ टी क्या है, ए इंटू यू टी। तो मुझे बताओ आर ऑफ एस क्या होगा, ए बाय एस, क्या होगा, ए बाय एस। तो सीरीज एरिया की फॉर्मूला क्या होगी, सीरीज एरिया इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू आर ऑफ एस, यहां पे क्या है, a बाय एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। तो यहां पे देखो एस एस आपका कैंसल हो गया, तो ये क्या होगा, यहां पे ध्यान देना, ये होगा a डिवाइड बाय 1 प्लस लिमिट s टेंस टू 0 g ऑफ s। ये तो कांस्टेंट नंबर है a, तो उसका लिमिट तो a ही होगा। ये भी कांस्टेंट नंबर है 1, उसका लिमिट 1 होगा। ये क्या आया, प्लस लिमिट s टेंस टू 0 g ऑफ s, क्या होगा, g ऑफ s। और इसको हम बोलते हैं a डिवाइड बाय 1 प्लस kp, 1 प्लस kp। kp यहां पे क्या है, kp आपका यहां पे है लिमिट s टेंस टू 0 g ऑफ s, क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ s। और इसको हम बोलते हैं पोजीशन एरर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, या तो पोजीशन एरर कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं पोजीशन एरर कोएफिशिएंट, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, अगर मेरे पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है और जो फंक्शन है इनपुट पे वो क्या लगा है, स्टेप फंक्शन, जिसका में एम्पलीट्यूड है a, तो उस केस में अगर मुझे सीरीज एरर निकालना है तो डायरेक्टली मैं ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, दैट इज सीरीज एरर फॉर स्टेप इनपुट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 1 प्लस kp। और kp यहां पे सिंपली क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 ऑफ g ऑफ s, लिमिट s टेंस टू 0 g ऑफ s। क्लियर इतनी बात, यहां तक सब आपको आइडिया आ गया। चलिए अभी यहां पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो इनपुट है वो रैंप इनपुट है तो क्या होगा, तो क्या केस होगा। ओके अगर रैंप इनपुट है, चलो इसको भी मिटा देता हूं, इसको बाद में हम ड्रॉ कर लेंगे। अगर हमारे पास रैंप इनपुट है तो क्या चेंजेस होंगे, वो हम यहां पे अभी देखने वाले है। ओके तो रैंप इनपुट, सेकंड केस ले रहे हैं रैंप इनपुट, जिसमें आर ऑफ टी आपका क्या होगा, आर ऑफ टी होगा a इंटू टी ऑफ यू टी, और सिंपली a ऑफ टी। तो आर ऑफ एस आपका क्या होगा, a डिवाइड बाय एस स्क्वायर, a डिवाइड बाय एस स्क्वायर। तो इस केस में सीरीज से एरर निकालोगे तो इस सीरीज से एरर क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू a बाय एस स्क्वायर, s इंटू a बाय एस स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। तो यहां पे ए केस यहां पे कट गया, तो इसको आगे लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 a डिवाइड बाय एस प्लस एस इंटू जी ऑफ एस, एस इंटू जी ऑफ एस। तो ये हमारा हो गया। इसको आगे हम करते हैं कंटिन्यू, तो a का तो लिमिट a ही रहेगा, लेकिन यहां पे देखो लिमिट s टेंस टू 0, तो यहां पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस ये क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू जी ऑफ s। इसको हम लिखते हैं a डिवाइड बाय के वी, a डिवाइड बाय के वी, a डिवाइड बाय के वी। और के वी यहां पे सिंपली क्या है, के वी यहां पे आपका है लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0
s इंटू जी ऑफ एस। तो देखो यहां पे जब मेरा जो इनपुट था वो स्टेप फंक्शन था, तब मुझे सीरीज से निकालना है यूनिटी फीडबैक सिस्टम के, तो सिंपली मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं a डिवाइड बाय 1 प्लस केपी। और अगर इनपुट क्या है, रैंप फंक्शन है, इनपुट क्या है, रैंप फंक्शन है, तो सीरीज से कैसे निकलेगा, a डिवाइड बाय केवी, और केवी को हम बोलते हैं वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट और वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। तो सिंपली a बाय केवी, ये वाली फॉर्मूला आपको दिमाग में रखनी है। अगर देखो अगर इस सीरीज एरर के लिए कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रहती तो बस याद रखना s इंटू आर एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस इज लिमिट s टेंड्स टू 0 और लिमिट s अप्रोचेस 0। ओके, और दूसरी याद, वो भी याद नहीं रही तो सबसे बेसिक फॉर्मूला याद रखना, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू ई ऑफ एस, या उस वो भी याद नहीं रह रही तो सबसे बेसिक और जाओ, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी r ऑफ t माइनस c ऑफ t। ओके, क्लियर इतनी बात। चलो ESS इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 1 प्लस केवी, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रहेंगी तो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बस इतना ही फर्क पड़ता है। तो केवी हमारे पास मिल गया। अभी हम तीसरा केस देख रहे हैं, जब फंक्शन होगा r ऑफ t, क्या होगा, पैराबोलिक इनपुट a इंटू टी स्क्वायर बाय 2 इंटू यूटी। तो इस केस में r ऑफ s क्या होगा, a डिवाइड बाय एस क्यूब, क्या होगा, a डिवाइड बाय एस क्यूब। तो इस केस में देखोगे सीरीज एरर आपका क्या होगा, सीरीज एरर होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू a डिवाइड बाय एस क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस। इसको सोल्व करोगे तो सिंपली क्या आएगा, a डिवाइड बाय के a डिवाइड बाय के ए, और यहां पे के ए क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस, एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस। ओके, तो हमने क्या किया, किस किस कौन से इनपुट्स के लिए, बस इतना ही हमें देखना था हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। हमने पहले स्टेप फंक्शन के लिए देखा है सीरीज एरर की फॉर्मूला, फिर रैंप फंक्शन के लिए देखा है सीरीज एरर की फॉर्मूला, फिर हमने क्या देखा, पैराबोलिक इनपुट जिसका एम्पलीट्यूड क्या है a, उसके लिए हमने देखा इस सीरीज एरर की फॉर्मूला। और यहाँ पे हमने 3 एरर कोएफिशिएंट डिफाइन किए, पोजीशन एरर कांस्टेंट या कोएफिशिएंट, यहाँ पे फिर देखा वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, और ये हमने देखा एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। ओके, तो 3 फॉर्मूला हमने यहां पे पढ़ ली है। क्लियर इतनी बात, यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये पूरा आपको टेबुलर फॉर्म में लिखवा देता हूं ताकि आपको समरी याद रहे। ये सब डेरिवेशन है लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको क्या याद रखने की जरूरत है, सिंपली आपको समरी याद रखने की जरूरत है। ओके, तो चलो मैं इसका टेबल आपको बनवा देता हूं। ओके, और कुछ केस में आपको यहां पे एक एक केस में सब में बता दूंगा कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम, अगर उसमें इनपुट जो दे रहे हैं वो स्टेप फंक्शन है, तो टाइप 1 सिस्टम के लिए एरर क्या जनरेट होगा, टाइप 2 सिस्टम के लिए एरर क्या जनरेट होगा, टाइप 0 सिस्टम के लिए एरर क्या जनरेट होगा, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे टाइप, सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप ऑफ द सिस्टम डेट इज जे, फिर हम लिखेंगे यहां पे इनपुट्स। ओके, यहां पे हम क्या लिखेंगे, इनपुट्स में यहां पे 3 आएंगे, एक आपका आएगा स्टेप, फिर आपका आएगा रैंप, फिर आपका आएगा पैराबोलिक, फिर क्या आएगा, पैराबोलिक इनपुट। ओके, अगर टाइप 0 सिस्टम है, और अगर आपका जो इनपुट है वो स्टेप फंक्शन है जिसका एम्पलीट्यूड है a, तो उस केस में एरर क्या होती है, देखो एरर होती है a डिवाइड बाय 1 प्लस केपी। अभी यहां पे ध्यान देना, सिर्फ मैं इसके लिए बता रहा हूं, स्टेप इनपुट के लिए, मतलब टाइप 0 सिस्टम के लिए, बाकी के डेरिवेशंस आप खुद कर सकते हैं। सिर्फ मैं इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो देखो यहां पे अगर टाइप 0 सिस्टम है, यहां पे ध्यान देना, अभी कुछ चीजें यहां पे ध्यान देना। तो केपी क्या होता है, केपी आपका होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s। तो g ऑफ s की हमने जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ी थी, g ऑफ s हमारे पास क्या था, g ऑफ s था आपके पास s प्लस z1 अप टू s प्लस zn। यहां पे क्या था, k डिवाइड बाय s टू द पावर j s प्लस p1 अप टू s प्लस pm। तो अगर ये टाइप 0 सिस्टम में मान के चल रहा हूं तो j यहां पे हो जाएगा 0, तो s टू द पावर 0 हो जाएगा 1, तो g ऑफ s आपका क्या हो जाएगा, k। सिंपली g ऑफ s टाइप 0 सिस्टम के लिए यहां से s टू द पावर 0 1 हट जाएगा। और यहां पे अगर तुम लिमिट s टू 0 अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिंपली kp आपका आएगा, ध्यान देना, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, तो क्या आएगा, k इंटू z1 इंटू zn अप टू zn डिवाइड बाय p1 इंटू प्रोडक्ट अप टू
pm, मतलब ये कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, kp कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, 1 प्लस kp भी कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, a तो फाइनाइट नंबर है ही। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास टाइप 0 सिस्टम है तो स्टेप इनपुट के लिए आपको फाइनाइट एरर जनरेट होगा। अगर आपके पास जो सिस्टम है वो टाइप 0 सिस्टम है तो स्टेप इनपुट के लिए एक फाइनाइट एरर जनरेट होगा। ओके, विच इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एट स्टेडी स्टेट, एरर एट स्टेडी स्टेट। अभी यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान देना, अगर रैंप इनपुट होता है तो एरर की फॉर्मूला क्या होती है, अगर रैंप इनपुट होता है तो स्टेडी स्टेट एरर की फॉर्मूला आपकी होती है, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं थोड़ा, अगर रैंप इनपुट होता है तो स्टेडी स्टेट की फॉर्मूला होती है a डिवाइड बाय 1 प्लस kv, a डिवाइड बाय 1 प्लस kv, kv क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s, s इंटू g ऑफ s, s इंटू g ऑफ s। तो यहां पे देखो, सिंपल यहां पे देखो, g ऑफ s मेरा ये था, इस पे मैंने लिमिट s टेंड्स टू 0 अप्लाई किया तो मुझे यहां पे कुछ फाइनाइट नंबर मिला। ओके, ये कुछ फाइनाइट नंबर मिला, लिमिट s टेंड्स टू 0, g ऑफ s कुछ फाइनाइट नंबर मिला इनटू s, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि a लिमिट s अप्रोच 0, तो s की जगह हम यहां पे सिंपली 0 रख सकते हैं। यहां तो इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, चलो मैं आपको डिराइव करवाता हूं अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो यहां पे कुछ कंक्लूजन में आपको यहां पे लिखवा दूंगा, नोट करवा दूंगा, सबके लिए नहीं। ओके, तो यहां पे देखो, अगर मेरे पास रैंप इनपुट होता है तो सीरीज एरर क्या होती है, a डिवाइड बाय kv, तो kv हमारे पास क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू g ऑफ s, और s मेरा क्या है, क्योंकि ये टाइप 0 सिस्टम है तो g ऑफ s क्या है, s प्लस z1 अप टू s प्लस zn, और यहां पे क्या आएगा हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन पैरामीटर, और ये क्या हो जाएगा, s टू द पावर 0 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, s प्लस p1 अप टू s प्लस pm, अप टू s प्लस pm, ये मेरा हो गया kv। तो kv बताओ क्या होगा, सिंपली आपका kv आएगा 0, क्योंकि ये एक फाइनाइट नंबर आएगा इनटू s, तो वो क्या हो जाएगा, समथिंग इनटू s, और s लिमिट s अप्रोच 0, तो s की जगह रख देंगे 0, तो kv हमें क्या मिलेगा, 0। तो सीरीज एरर क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाय 0, और ये हो जाएगा अपना इंफिनिटी, ये अपना क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास टाइप 0 सिस्टम है और मैं रैंप इनपुट अप्लाई कर रहा हूं तो सीरीज एरर क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। आप सिमिलरली पैराबोलिक इनपुट के लिए भी चेक कर सकते हो, सीरीज एरर क्या आएगा, 0 ही, इंफिनिटी आपका आएगा। और इसका मतलब क्या है, टाइप 0 सिस्टम है तो स्टेप फंक्शन होगा इनपुट पे तो फाइनाइट एरर जनरेट होगी, रैंप होगा तो इनफाइनाइट, पैराबोलिक होगा तो भी इनफाइनाइट। अगर टाइप 1 सिस्टम है, ध्यान देना, ये आप अभी डिराइव करना खुद, टाइप 1 सिस्टम है तो अगर आप टाइप 1 सिस्टम में स्टेप फंक्शन दे रहे हो एज एन इनपुट, तो आपकी 0 एरर जनरेट होगी। और टाइप 1 सिस्टम के लिए रैंप इनपुट के लिए फाइनाइट एरर जनरेट होगी, डेट विल बी a डिवाइड बाय kv, और पैराबोलिक इनपुट के लिए इनफाइनाइट एरर जनरेट होगी। और अगर टाइप 2 सिस्टम है तो स्टेप फंक्शन दोगे इनपुट पे तो भी 0 एरर जनरेट होगी, रैंप इनपुट दोगे तो भी 0 एरर जनरेट होगी, सीरीज स्टेट एरर, और पैराबोलिक इनपुट के लिए फाइनाइट एरर जनरेट होगी, डेट विल बी a डिवाइड बाय ka। ओके, और अगर कोई भी टाइप है जो कि 2 से बड़ा है, लेटर से 3, तो तीनों टाइप के इनपुट्स के लिए 0 एरर जनरेट होगी। ओके, 2 अगर आपका टाइप, अगर आपका सिस्टम है वो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ओके, और अगर उसका टाइप 2 से ज्यादा है तो कोई भी इनपुट अप्लाई करो, स्टेप, रैंप या पैराबोलिक, आपका 0 एरर जनरेट होगा। टाइप 4 सिस्टम के लिए भी तीनों इनपुट के लिए क्या होगा, 0 एरर जनरेट होगा। बस इस डायगोनल को याद कर लेना, अगर टाइप 0 सिस्टम है तो स्टेप इनपुट के लिए फाइनाइट एरर जनरेट होगा, टाइप 1 सिस्टम है तो रैंप इनपुट के लिए फाइनाइट एरर जनरेट होगा, और अगर टाइप 2 सिस्टम है तो पैराबोलिक इनपुट के लिए फाइनाइट एरर आपका जनरेट होगा। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं स्टेडी स्टेट एरर। क्या स्टेडी स्टेट एरर हम ऐसे फाइंड करते हैं। ओके, तो अभी चलो, ये हमने स्टेडी स्टेट एरर देखा कौन से केस में, अगर आपके पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम, और हमने देखा कि अगर हम सिस्टम का टाइप भी डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका सिस्टम क्या होना चाहिए, यूनिटी फीडबैक में होना चाहिए। एक बार सिस्टम अगर यूनिटी फीडबैक में है, उसके बाद उसका जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है उसके कितने पोल्स ओरिजिन पे वो देख लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइप सिस्टम का मिल जाएगा। तो अभी हमने देखा स्टेडी स्टेट एरर इन केस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो चलिए अभी हम देखते हैं नॉन यूनिटी फीडबैक का केस, उसमें सीरीज एरर कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। उसके बाद इस क्लास को हम कंक्लूड करेंगे, लेकिन यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है समझना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि इस केस में क्या
इस केस में जो भी हम पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, कुछ मिसकंसेप्शन है वो भी आपको याद रखने हैं, ओके। लेकिन जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उतना याद रखना, किसी भी एग्जाम के लिए उतना सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट जो क्लास लगेगी उसमें हम प्रॉब्लम्स करेंगे, जो हमने टाइम डोमेन एनालिसिस किया है इस पे पूरे हम प्रॉब्लम्स करेंगे, सीरीज एरर के, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के सारे प्रॉब्लम्स करेंगे 10 से 15, फिर हम स्टेबिलिटी को वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ओके। तो अभी हम देखेंगे स्टेडी स्टेट एरर, steady state error in non-unity feedback system, in non-unity feedback systems, okay। तो यहां पे ध्यान दो, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम अगर होगा तो ये मेरा है नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, इसका मतलब इसमें HS जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा, H ऑफ S 1 के बराबर नहीं होगा। ये मेरा है G ऑफ S, ये मेरा क्या है G ऑफ S, ये मेरा क्या है C ऑफ S, ओके। और यहां पे ये मेरा क्या है H ऑफ S, ये मेरा क्या है H ऑफ S, ओके। ये मेरा है नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान देना, कुछ चीजें आपको समझनी है। यहां पे E ऑफ S एरर सिग्नल जनरेट होगा, ये होगा E ऑफ T, यहां पे होगा R ऑफ T और यहां पे होगा C ऑफ T। तो यहां पे मुझे बताओ E ऑफ S क्या होगा, ध्यान देना। E ऑफ S यहां पे क्या होगा R ऑफ S माइनस यहां पे क्या आउटपुट जनरेट होगा C ऑफ S इंटू H ऑफ S, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही जब हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर रहे थे नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम का, सॉरी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का जब हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर रहे थे तब हमने ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है। तो H ऑफ S ये क्या होगा E ऑफ S इज इक्वल टू R ऑफ S माइनस C ऑफ S इंटू H ऑफ S। अभी यहां पे कुछ चीजें आपको समझनी है, जब ये यूनिटी फीडबैक था, जब सिस्टम क्या था यूनिटी फीडबैक था, तो ये जो E ऑफ S था क्या R ऑफ S माइनस C ऑफ S, क्योंकि उस केस में H ऑफ S क्या था सिंपली 1 था। तो यहां पे जब यूनिटी फीडबैक था तो यहां पे जो ये वाली एरर सिग्नल जनरेट हो रही थी वो एक्चुअल में वही एरर सिग्नल थी जो हमें सीरीज से एरर निकालने के लिए डिफरेंस चाहिए था, दैट इज R ऑफ T माइनस C ऑफ T। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे जो E ऑफ S है R ऑफ S माइनस C ऑफ S इंटू H ऑफ S है, इसका मतलब यहां पे जो एरर सिग्नल जनरेट हो रही है वो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस नहीं होगा। यूनिटी फीडबैक के केस में E ऑफ S क्या था R ऑफ S माइनस C ऑफ S, और वो क्या था इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस। और इसी से एरर निकालने के लिए या सिंपली एरर निकालने के लिए इस इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस चाहिए, वही सिग्नल यहां पे जनरेट हो रहा था और हम E ऑफ S हम डिराइव कर लिए थे। लेकिन यहां पे ध्यान दो, यहां पे नॉन यूनिटी फीडबैक के केस में क्योंकि H ऑफ S 1 के बराबर नहीं है तो यहां पे जो E ऑफ S मिल रहा है वो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब अगर E ऑफ S पे अगर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं जैसे कि लास्ट केस में हमने लगाया था तो हमें स्टेडी स्टेट एरर नहीं मिलेगा, हमें स्टेडी स्टेट एरर नहीं मिलेगा। तो स्टेडी स्टेट एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है यूजिंग E ऑफ S तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो दूसरा रास्ता यह है कि आप सिंपली क्या करो, R ऑफ T निकालो ST अप्रोच इंफिनिटी, C ऑफ T निकालो ST अप्रोच इंफिनिटी, दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको स्टेडी स्टेट एरर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, यहां नॉन यूनिटी फीडबैक के केस में यहां पे जो एरर सिग्नल जनरेट होगा वो स्टेडी स्टेट एरर नहीं होगा, वो स्टेडी स्टेट एरर नहीं होगा, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है। तो यहां पे जो ये सिग्नल जनरेट होगा इसको हम नया नाम देते हैं स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर। क्या, स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर, स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर, ओके। स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर ये हमें कैसे मिलेगा, सिंपली E ऑफ S पे स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर को मैं बोलता हूं E सब S इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S इनटू E ऑफ S, S इनटू E ऑफ S। तो मुझे अगर स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर फाइंड करना, सिंपली मैं क्या करूंगा, लिमिट S टेंड्स टू 0 S इनटू E ऑफ S, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर। और अगर ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम होगा, यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर और स्टेडी स्टेट एरर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो बात ये आती है, अगर हमारे पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो हम स्टेडी स्टेट एरर कैसे फाइंड करेंगे। तो पहला रास्ता, बहुत सारे रास्ते हैं, पहला रास्ता सबसे सिंपल रास्ता, हम किससे जाएंगे, बेसिक फॉर्मूला से जाएंगे। बेसिक फॉर्मूला में क्या बोलती है स्टेडी स्टेट एरर की, क्या होता है, लिमिट S टेंड्स टू, सॉरी लिमिट T अप्रोचेस इंफिनिटी, इट इज डिफरेंस ऑफ R ऑफ T
माइनस सी ऑफ टी। ये वाली जो बेसिक फॉर्मूला है ये हर जगह एप्लीकेबल है, आपका यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो या नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो, ये वाली बेसिक फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। इस पे अगर मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू r ऑफ s माइनस c ऑफ s, सिंपल। ओके, यहां से मैं r ऑफ s कॉमन निकालूं तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू r ऑफ s, यहां से कॉमन निकालो तो क्या होगा 1 माइनस c ऑफ s डिवाइड बाय r ऑफ s, डिवाइड बाय r ऑफ s। ये मेरा क्या हो गया, स्टेडी स्टेट एरर। तो यहां पे क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू r ऑफ s 1 माइनस c ऑफ s डिवाइड बाय r ऑफ s। ये हमारा आउटपुट है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म c ऑफ s, ये हमारा इनपुट है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म r ऑफ s। इन दोनों का रेशियो क्या होता है, सिंपली ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, सिंपली ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ओके, तो अगर आपके पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, अगर आपके पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इससे एरर फाइंड करना है आपको, अगर स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है नॉन यूनिटी फीडबैक के केस में, तो सिंपली क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू r ऑफ s डिवाइड बाय 1 माइनस इंटू 1 माइनस ट्रांसफर फंक्शन। ये भी स्टेडी स्टेट एरर की फॉर्मूला यूनिटी फीडबैक और नॉन यूनिटी फीडबैक दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यूनिटी फीडबैक और नॉन यूनिटी फीडबैक दोनों के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो आप इसी से निकालना हो, नॉन यूनिटी फीडबैक इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो और इससे भी आप सिंपली जा सकते हो। तो सिंपल, अगर आपके पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है या यूनिटी फीडबैक सिस्टम है और कोई भी टाइप है, कोई भी टाइप का जी ऑफ ए सिस्टम का कोई भी टाइप हो, सिस्टम का कोई भी टाइप हो और इनपुट कोई भी हो, रैंप इनपुट पैराबोलिक कोई भी इनपुट हो, आपको सिंपली अगर इसी से फाइंड करना, सिंपली आप ये फॉर्मूला लगाओ, लिमिट s इन 0 s इंटू r ऑफ s इंटू 1 माइनस ट्रांसफर फंक्शन। और फिर हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें स्टेडी स्टेट एरर मिल जाएगा। क्लियर होगा इतनी बात? तो ये एक ये अप्रोच, एक ये अप्रोच, एक ये अप्रोच, इतने सारे अप्रोचेस हैं लेकिन आंसर सबसे सेम ही आने वाला है। तो आपको जो अप्रोच इजी लगता है वो फॉलो करो। मैं तो बोलूंगा बस इसी को याद रखो क्योंकि ये दोनों पे एप्लीकेबल है, यूनिटी फीडबैक के केस में भी और नॉन यूनिटी फीडबैक के केस में भी। लेकिन जब हम यूनिटी फीडबैक पढ़ रहे थे तो हमने केपी केवी के इसलिए पढ़ा क्योंकि ये सीख किया, दूसरे एग्जाम में कभी कभी सिर्फ ऐसा भी पूछता है कि केपी क्या होगा, केवी की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, तो वो कैसे निकालते हैं वो हमें आना चाहिए। अभी बात ये आती है इस सिस्टम का टाइप कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि टाइप सिर्फ यूनिटी फीडबैक के लिए डिफाइन होता है, नॉन यूनिटी फीडबैक के लिए डिफाइन नहीं होता। लेकिन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। ओके, अगर आपके पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इसका भी टाइप डिफाइन होता है, लेकिन उससे क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे अगर टाइप डिफाइन करना, टाइप के लिए मुझे क्या देखना होता है कि जो फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन है उसके कितने पोल्स ओरिजिन पे है। लेकिन उसके लिए सिस्टम क्या होना चाहिए, यूनिटी फीडबैक में होना चाहिए, यूनिटी फीडबैक में होना चाहिए। तो टाइप अगर इस सिस्टम का मुझे डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा, इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा। वो देखो कैसे होता है। ओके, ये अभी फाइनल अप्रोच है जिससे हम स्टेडी स्टेट एरर फाइंड कर सकते हैं। ये हमने तीन अप्रोच यहां पे देखे, एक फाइनल अप्रोच है इस एरर फाइंड करने के लिए। अगर आपको स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम का, तो इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में आप कन्वर्ट करो, इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में आप कन्वर्ट करो, फिर आप इसका स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हो यूजिंग केपी, केवी और के वाली फॉर्मूला लगा के। तो इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करना, देखो इसका इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम क्या होगा। ओके, तो इनपुट और आउटपुट देखो, जब मैं बोलूं इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम मतलब ये वाला सिस्टम और जो मैं यहां पे नया इक्विवेलेंट सिस्टम बनाऊंगा, दोनों के केस में ट्रांसफर फंक्शन सेम होना चाहिए, आउटपुट रिस्पांस पे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम का यही मतलब होता है। इसको हम बोलेंगे जी डैश ऑफ एस। क्या बोलेंगे, जी डैश ऑफ एस। इनपुट आउटपुट पे कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ओके, इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब है दोनों केस में ट्रांसफर फंक्शन आपका सेम होना चाहिए, दोनों केस में ट्रांसफर फंक्शन आपका सेम होना चाहिए। ओके, चलो हम समझते हैं चीजों को। तो यहां पे देखो, इस केस में ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस। उस केस में ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी डैश ऑफ एस। क्योंकि यूनिटी फीडबैक के केस में ट्रांसफर फंक्शन सिंपली क्या होता है, जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। यहां पे जी ऑफ एस की जगह क्या है, जी डैश ऑफ एस, क्योंकि जी ऑफ एस हमने ऑलरेडी यहां पे
यूज कर लिया है। तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों, क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट, दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट सिस्टम है, इसका मतलब दोनों ट्रांसफर फंक्शन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब g ऑफ s डिवाइड बाय 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल टू क्या होगा, g डैश ऑफ s डिवाइड बाय 1 प्लस g डैश ऑफ s। तो यहां से सिंपली g डैश ऑफ s आपको मिल जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू g ऑफ s डिवाइड बाय 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s माइनस g ऑफ s। ओके, अगर यहां से g डैश ऑफ s निकालना है तो एक तरीका तो क्या है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, g डैश ऑफ s को अलग कर दो तो आपको g डैश ऑफ s मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि मुझे g डैश ऑफ s सिंपल चाहिए, तो मैं अगर इस फ्रैक्शन में जो यहां पे राइट हैंड साइड पे जो यहां पे फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, रेशनल फंक्शन दिख रहा है, इसमें अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 बना दूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचेगा, g डैश ऑफ s बचेगा। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहां पे ध्यान देना, अगर राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है उसमें अगर मैं डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, g डैश ऑफ s, क्योंकि 1 प्लस g डैश ऑफ s जो कि डिनोमिनेटर है उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा g डैश ऑफ s को, तो यहां पे नीचे बचेगा 1, न्यूमरेटर के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचेगा, g डैश ऑफ s। और ये जो ऑपरेशन मैं यहां पे लगा रहा हूं, डेट इज डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सेम ऑपरेशन मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे लगाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर को एज इट इज ही रखेंगे g ऑफ s, और जो डिनोमिनेटर है उसमें से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s माइनस g ऑफ s, तो मुझे मिल गया g डैश ऑफ s। ओके, तो अगर मुझे सिंपली ये मेरे पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम था, इसको मैंने इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, तो मुझे यहां पे जो इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम मिला, इसमें h ऑफ s होगा 1 और फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, g डैश ऑफ s, सिंपली क्या होगा, g डैश ऑफ s। ओके, और यहां पे अवॉइड करने के लिए कंफ्यूजन, इसको भी हम बोल देते हैं h डैश ऑफ s, सिंपली हम बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नया सिस्टम है। तो क्योंकि यहां पे स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं, मिस्टेक ये करेंगे जब इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम बनाएंगे तो गलती से यहां पे h ऑफ s को 1 रख देंगे, ऐसा नहीं करना है, h ऑफ s वही रखना है जो नॉन यूनिटी फीडबैक के केस में था। ओके, और अगर इसको हमने इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट कर दिया तो मेरा g डैश ऑफ s बनेगा ये, और h डैश ऑफ s सिंपली क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। और अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम होगा तो हमें पता है, अगर ये सिस्टम यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था kp kv और ka वाला, वो हम यहां पे लगा सकते हैं टू फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर। तो देखो, अगर नॉन यूनिटी फीडबैक का केस है, अगर आपके पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो मैंने 2-3 तरीके पहले ही बता दिए स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करने के लिए। तो पहला सबसे आसान तरीका है स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू r ऑफ s इंटू 1 माइनस ट्रांसफर फंक्शन, ये सबसे आसान तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास दूसरा तरीका ये था लिमिट t अप्रोचेस इंफिनिटी r ऑफ t माइनस c ऑफ t। तीसरा तरीका ये है कि आपके पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करो। इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद h डैश ऑफ s हो गया आपका 1, आपको g डैश ऑफ s आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ g ऑफ s एंड h ऑफ s। फिर क्योंकि ये इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो अगर आपके पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो इसी से एरर निकालने के लिए आप kp kv ka वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, अगर आपको kp kv और ka वाली फॉर्मूला यूज करनी है टू फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर, तो आपका सिस्टम यूनिटी फीडबैक में होना चाहिए। अगर नॉन यूनिटी फीडबैक का केस है तो उसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, जब हमारा kp kv और k हम निकालते तो kp वहां पे क्या था, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s था, ठीक है। लेकिन यहां पे जब इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहां पे फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन क्या है, g डैश ऑफ s। तो हमारा जो ये केस होगा नॉन यूनिटी फीडबैक का केस होगा, इसमें लिमिट s टेंड्स टू 0 g डैश ऑफ s आ जाएगा। ओके, तो सिंपली देखो, जो भी हमने जब हमारे पास यूनिटी फीडबैक का केस था तो हमने इसी से की फॉर्मूला निकाली थी, लिमिट जनरलाइज फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू r ऑफ s डिवाइड बाय 1 प्लस g ऑफ s, वो भी आप यहां पे लगा सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना है उस फॉर्मूला में, फिर kp kv और k वाली फॉर्मूला में जहां भी g ऑफ s है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, g डैश ऑफ s से।
जी डैश ऑफ एस से। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इसका मुझे टाइप फाइंड करना था। नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इसका मुझे टाइप फाइंड करना था। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद सिंपली हमें क्या देखना होता है, जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है जो कि यहां पे जी डैश ऑफ एस है, इसके कितने पोल्स ओरिजिन पे है। तो अगर आपके पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, उसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करो, फिर सिंपली देखो जी डैश ऑफ एस के कितने पोल्स ओरिजिन पे हैं, वो आपको क्या देगा, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम उसका टाइप नंबर आपको बता देगा। क्लियर इतनी बात, यहां तक सब क्लियर हो गया। तो देखो हमने यहां पे क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने, मैं रिकॉल करवा देता हूं, सबसे पहले हमने पढ़ा राइज टाइम। तो राइज टाइम में हमने क्या पढ़ा, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पांस टू राइज फ्रॉम 0% ऑफ फाइनल वैल्यू टू 100% of its final value, और सिंपली stated value for the first time, इसलिए stated value for the first time, और हमने उसको बताया राइज टाइम। फिर पीक टाइम, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पांस टू रीच इट्स पीक वैल्यू और फर्स्ट ओवरशूट और मैक्सिमम ओवरशूट, ये हमारा पीक टाइम। फिर हमने सेटलिंग टाइम देखा फॉर 2% टॉलरेंस बैंड एंड 5% टॉलरेंस बैंड। तो सेटलिंग टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पांस टू सेटल विद इन 2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू और 5% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। फिर हमने देखा पीक ओवरशूट, एब्सोल्यूट पीक ओवरशूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट, और परसेंटेज पीक ओवरशूट सिर्फ जीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसका मतलब परसेंटेज पीक ओवरशूट सिर्फ सिस्टम के पैरामीटर्स पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि जीटा हमें सिस्टम के पैरामीटर से ही मिलता है। फिर हमने देखा सीरीज एरर। सीरीज एरर हमने यूनिटी फीडबैक के केस में देखा। यूनिटी फीडबैक के केस में हमने ये देखा, जो यहाँ पे एरर सिग्नल जनरेट हो रहा था वही सीरीज एरर था, लेकिन नॉन यूनिटी फीडबैक केस में जो यहाँ एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है ई ऑफ एस, वो उससे हम सीरीज एरर नहीं निकाल सकते। इस पे अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तो हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर। यूनिटी फीडबैक के केस में स्टेडी स्टेट एरर और स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर। अगर नॉन यूनिटी फीडबैक का केस है तो डायरेक्टली हम केपी, केवी और के वाली फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते टू फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर। अगर आपको केपी, केवी और के वाली फॉर्मूला ही यूज करनी है टू फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो आपको इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट नहीं करना है, इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना, सिंपली अगर आपको नॉन यूनिटी फीडबैक का सीरीज एरर निकालना है तो आपको फॉर्मूला मैंने लिख पाई थी, सीरीज एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम सिंपली क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s into r of s into 1 माइनस ट्रांसफर फंक्शन, 1 माइनस ट्रांसफर फंक्शन। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यूनिटी फीडबैक प्लस नॉन यूनिटी फीडबैक, प्लस नॉन यूनिटी फीडबैक। आपके पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो या नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, किसी भी सिस्टम में आप लगा सकते हो टू फाइंड दी सीरीज स्टेट एरर ऑफ दी सिस्टम। क्लियर इतनी बात। तो आई होप आपको सारा आइडिया आ गया होगा। देखो टाइम डोमेन एनालिसिस में कुछ भी इतना हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सारा ऊपर से ही पढ़ना है। और जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया, उतना सफिशिएंट है टाइम डोमेन एनालिसिस के लिए। देखो टाइम डोमेन एनालिसिस का जो चैप्टर है वहां से एक बार समझ लो 40 to 50% क्वेश्चन आएंगे, वो जो हमने लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ा था। एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं, बहुत कभी-कभी, बहुत सिंपल, उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए और ट्रांसफर फंक्शन से आउटपुट कैसे निकालते हैं अगर इनपुट पता हो वो आना चाहिए, बस दैट्स इट। ओके, ये हमारा पहला बात हो। दूसरी बात, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जितना मैंने पढ़ा है ईएसी के क्वेश्चंस वहीं से ही आते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको 5 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें पूछा था कि अगर जीटा 0 है तो पोल्स की लोकेशन क्या होगी, जीटा 1 है तो पोल्स की लोकेशन क्या होगी, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा के लिए रिस्पॉन्स कैसा होता है, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। फिर हमने देखा सीरीज एरर। तो सीरीज एरर में हमने 2 चीजें देखी, यूनिटी फीडबैक सिस्टम और नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम में हमने देखा था सीरीज एरर की जनरलाइज फॉर्मूला, लिमिट s → 0 s * r of s डिवाइड बाय 1 प्लस g of s। ओके, जो हमने यहाँ पे ई ऑफ एस की हेल्प से हमने डिराइव किया था। फिर हमने देखा, हमने कुछ और फॉर्मूला डिराइव की थी। अगर हमारे पास स्टेप फंक्शन हो तो सीरीज एरर की फॉर्मूला क्या होगी, 1/1 प्लस kp। मैंने यहाँ पे आपको टेबल बनवाया रैंप फंक्शन के लिए 1 a/kv। अगर a 1 होगा तो मैं उसको बोलूंगा 1/kv। तो मैं सिंपली यहाँ जनरलाइज बोलूंगा a/kv। फिर हमने पैराबोलिक इनपुट के लिए फाइंड किया a/ka। सिंपल, इतनी बात समझ आ गई यहां तक। फिर नॉन यूनिटी फीडबैक का केस देखा। तो नॉन यूनिटी फीडबैक में हमने देखा आप ये जनरलाइज फॉर्मूला यूज कर सकते हो सीरीज एरर के लिए, लेकिन अगर आपको केपी, केवी और के से जाना है तो इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में
कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम का अगर आपको टाइप फाइंड करना है तो इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करो, फिर जी डैश ऑफ एस को देखो कितने पोल्स ओरिजिन पे है, वही आपको क्या देगा, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम का आपको टाइप देगा। और ये मेरा हो गया जी डैश ऑफ एस, ये मेरा क्या हो गया, जी डैश ऑफ एस, इसको याद रखना। ओके, ये मेरा केपी। और अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम का कैसे, तो केपी कैसे लगेगा, लिमिट एस इनटू 0 जी डैश ऑफ एस, केवी कैसे होगा, लिमिट एस इनटू 0 एस इनटू जी डैश ऑफ एस, के ए क्या होगा, लिमिट एस इनटू 0 एस स्क्वायर इनटू जी डैश ऑफ एस। क्लियर होगा इतनी बात? तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स करेंगे और हम स्टेबिलिटी का स्टार्ट कर देंगे वहां पे पोर्शन, क्योंकि स्टेबिलिटी का चैप्टर बहुत ही छोटा है। आरएच स्टेबिलिटी क्राइटेरियन आपको पढ़ना है, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया पढ़ना है हमें स्टेबिलिटी के लिए, और कुछ भी हमें नहीं पढ़ना। सिंपल में आपको एक दो बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। हम लीनियर टाइम इनवेरिएंस सिस्टम के लिए पढ़ेंगे कि लीनियर टाइम इनवेरिएंस सिस्टम के लिए अगर बाउंडेड इनपुट होता है, बाउंडेड आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो ये हमारा स्टेबल सिस्टम होगा। फिर अगर ट्रांसफर फंक्शन दिया है, उससे स्टेबिलिटी पे हम कैसे कमेंट करते हैं, तो उसके जो पोल्स होते हैं उससे हम कमेंट करते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी पे। क्लियर इतनी बात? तो चलो आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, इसमें हम इतना ही रखते हैं। तो आज का लेक्चर और इससे जो पहले वाला लेक्चर है वो अच्छे से देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें सिर्फ हम 10 से 15 प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, 15 प्रॉब्लम्स में करवाऊंगा। ये जो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा है उसके रिलेटेड में आपको 10 से 15 प्रॉब्लम, चलो 10 करेंगे, 10 प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम स्टेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। और स्टेबिलिटी बहुत ही छोटा चैप्टर है, उस पर मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगा जो आपको मतलब 1-2 प्रॉब्लम करवाऊंगा, वो आपको याद रखनी है। बस आपका पूरा स्टेबिलिटी चैप्टर एक प्रॉब्लम में ही पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, जैसे कि स्टेबिलिटी और एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, टाइम डोमेन एनालिसिस, और फिर हम उसको और अच्छे से करेंगे और एंजॉय करेंगे। आप भी एंजॉय करते रहिए सौरभ एच के लेक्चर्स को। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ लिया है टाइम डोमेन एनालिसिस में, पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ा, उसके रिलेटेड 1-2 प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम थे वो मैंने करवा दिए थे। फिर सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें भी हमने 5 प्रॉब्लम्स किए थे। तो अभी का जो बाकी का इस लेक्चर का जो टाइम बचा है उसमें हम थोड़ा जो लेक्चर है उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें फटाफट कंट्रोल सिस्टम को खत्म करना है ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स को हम स्टार्ट कर पाए। पहले ही सब्जेक्ट में क्या हो गया है, डिले हो गया है, और आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं। और आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन के रिलेटेड, कोई भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नीचे जो लिंक है वो नीचे पिन किया गया है, वहां पे भी आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं सौरभ एच का, तो वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, 10 में से 7-8 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और 1-2 आपको होमवर्क में दूंगा, और उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर मैं वहां पे आपको रिप्लाई दूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, जैसे कि हम जनरली करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है अज्यूमिंग द ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम टू बी गिवन बाय सी ऑफ टी। यहां पे देखो सी ऑफ टी, इसकी जनरलाइज फॉर्मूला हमने डिराइव की थी। सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 e टू द पावर -4t डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर sin ओमेगा dt मीन sin ओमेगा n स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इनटू t प्लस थीटा। तो क्या पूछा है, द सेटलिंग टाइम फॉर द 5% क्राइटेरियन विल बी। फॉर द 5% क्राइटेरियन मतलब फॉर द 5% टॉलरेंस बैंड सेटलिंग टाइम कितना होगा। तो यहां पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। उससे पहले हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कि 5% टॉलरेंस बैंड के लिए सेटलिंग टाइम की फॉर्मूला क्या होती है। तो 5% टॉलरेंस बैंड के लिए सेटलिंग टाइम की फॉर्मूला होती है T ऑफ S इज इक्वल टू 3 बाय जीटा इनटू ओमेगा n। इसका मतलब अगर मुझे सेटलिंग टाइम फाइंड करना, 3 तो मुझे पता है 3 होता है, लेकिन जीटा इनटू ओमेगा n ये प्रोडक्ट मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस गिवन इक्वेशन में से जीटा इनटू ओमेगा n कैसे फाइंड करेंगे। तो याद करो, जो हम स्टैंडर्ड सी ऑफ टी का इक्वेशन लिखते हैं वो क्या होता है, जब अगर इनपुट जो हो वो क्या हो, इनपुट क्या हो, एक स्टेप फंक्शन हो जिसका एम्पलीट्यूड क्या होता है a। यहां पे सिंपली रिस्पांस दिया गया है, इनपुट की कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन इस टाइप का इनपुट किसके लिए इस टाइप का यहां पे आउटपुट दिया गया है, इनपुट की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें पता है बाय डिफॉल्ट इस टाइप का जो आउटपुट जनरेट होता है वो
स्टेप, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए ही जनरेट होता है, क्योंकि यहां पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि हम ब्रैकेट के बाहर हमने जो जनरलाइज फॉर्मूला लिखी थी, यहां पे देखो क्या लिखते हैं, ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन टी डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी, मीन्स ओमेगा एन, ये ओमेगा डी टी ही है, ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी, प्लस हम वहां पे थीटा फाइ लिखते थे, यहां पे क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है। इन दोनों को कंपेयर करो तो यहां पे ए क्या है, जो गिवन रिस्पॉन्स है उसके लिए ए 1 है, इसका मतलब यहां पे जो इनपुट है वो क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट है, जिसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, सिंपली यहां पे 1 होगा। तो ए यहां पे है 1, ठीक है, ए यहां पे 1। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये दोनों चीजें सेम है। इन दोनों को कंपेयर करो, जो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म है, यहां पे क्या है, e टू द पावर माइनस 40, यहां पे क्या है, e टू द पावर माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन इंटू टी। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जीटा इंटू ओमेगा एन यहां पे क्या होगा, जीटा इंटू ओमेगा एन आपका होगा 4। इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को, तो e टू द पावर माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन टी, उसकी जगह यहां पे क्या है, गिवन में e टू द पावर माइनस 40, इसका मतलब जीटा इंटू ओमेगा एन की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो सेटलिंग टाइम देखो यहां पे क्या होगा, सेटलिंग टाइम आपका होगा 3/4 सेकंड्स, क्या होगा, 3/4 सेकंड्स। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, 3/4 सेकंड्स, 3/4 सेकंड्स आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो समझ में आया पहला क्वेश्चन हमने कैसे किया, जितना मैंने पढ़ाया है वो फॉर्मूला याद रखना, उससे बाहर कोई भी एग्जाम में चीजें नहीं आने वाली है। ये मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस टाइम डोमेन एनालिसिस के यहीं से ही बनते हैं। 50% क्वेश्चन सीरीज एरर से और 50% क्वेश्चन ये जो मैंने आपको टाइम डोमेन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट बताया, जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, डैम्पिंग रेशियो, फिर पीक टाइम, पीक ओवरशूट, यहीं से ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 को दिखाया जाए नीचे, ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। अभी मैं रैंडमली ले रहा हूं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे आपको नीचे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2, फिर यहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो जैसे कि आपको दिख रहा है, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, फॉर द कंट्रोल सिस्टम इन द फिगर टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड द वैल्यू ऑफ गेन के रिक्वायर्ड इज। क्या बोला है, यहां पे जो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, अगर वो यूनिटी फीडबैक सिस्टम हम चाहते हैं कि उसका रिस्पांस क्या हो, क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस हो, तो बताओ उसके लिए मुझे के की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी। अगर मैं के की ये पर्टिकुलर वैल्यू लूंगा तो इस सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो क्या होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस होगा। और अगर क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस होगा, इसका मतलब क्या है, जीटा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, जीटा की वैल्यू बराबर होगी 1। तो यहां पे देखो सिंपली यहां पे एक यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम दिया गया है, और यूनिटी फीडबैक है तो एच ऑफ एस होगा मेरा 1, और जी ऑफ एस यहां पे देखो क्या होगा, जी ऑफ एस ओवरऑल क्या होगा, 2k डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 2। ओके, तो एच ऑफ एस पता है, जी ऑफ एस पता है। मुझे देखो अगर जीटा की वैल्यू यहां पे अगर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है तो जीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करना। जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे, जब हम वहां से जीटा निकालेंगे तो जीटा के टर्म्स में आएगा, और क्योंकि ये सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है तो इसलिए वो जो जीटा की वैल्यू आएगी के टर्म्स में, उसको किसके इक्वल सेट करेंगे, 1 के इक्वल सेट करेंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर इतनी बात। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखो क्या होगा, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या होगा, 1 प्लस 2k डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड जो सेकंड ऑर्डर होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, वो क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर करो तो देखो क्या मिलेगा, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू क्या होगा, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू होगा आपका 7, और ओमेगा एन स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओमेगा एन स्क्वायर बराबर होगा इज इक्वल टू 2k। तो ओमेगा एन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2k, स्क्वायर रूट ऑफ 2k। और इस ओमेगा एन को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि जीटा की वैल्यू भी हमें पता है, क्योंकि ये क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है तो जीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2k
इज इक्वल टू 7। मुझे यहाँ पे k फाइंड करना है तो मैं दोनों साइड क्या ले लूंगा, स्क्वायर ले लूंगा। तो दोनों साइड यहाँ पे ले लो स्क्वायर, दोनों साइड हमने स्क्वायर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2k का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा 2k, और 7 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा 49। तो k बराबर क्या होगा 49 डिवाइड बाय 8, 49 डिवाइड बाय 8। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो k बराबर क्या आएगा, देखो k बराबर यहां पे आएगा 6.125, क्या आएगा 6.125। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे जो ऑप्शन बी दिखा गया है बी है उसमें लिखा हुआ है 5.125, उसमें टाइपिंग एरर है, वो होगा 6.125। तो यहां पे भी क्या होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, यहां पे भी क्या होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे, ईएससी में होगा या बार्क में होगा, एसरो में होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और ऐसे ही आपको डील करना है। समझ में आ गई इतनी बात। तो चलो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपको नीचे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 नीचे आपको दिख रहा है, वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ लीजिए, यहां पे साइड में आपको दिख रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये तो नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है और हमें स्टेडी स्टेट एरर पूछा है। ओके, तो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, अ टिपिकल कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन द फिगर अज्यूमिंग r ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन s। मतलब r ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन s मतलब यहां पे कौन सा इनपुट है, यहां पे यूनिट स्टेप इनपुट है। द स्टेडी स्टेट एरर इज गिवन बाय। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पे कुछ चीजें यहां पे लिख लेता हूं। तो देखो अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम होगा तो नॉन यूनिटी फीडबैक के सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालते हैं, स्टेडी स्टेट एरर ऐसे निकालते हैं, ई सब एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस इंटू 1 माइनस ट्रांसफर फंक्शन, इंटू 1 माइनस ट्रांसफर फंक्शन। तो इस केस में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इंटू एच ऑफ एस। और क्वेश्चन में ध्यान दो, जी ऑफ एस दिया है, क्या दिया है, जी ऑफ एस के इंटू एस प्लस 40 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 10। ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस क्या है, के इंटू एस प्लस 40 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 10, और उसके मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, एच ऑफ एस यहां पे क्या है 1 अपॉन एस प्लस 20, 1 अपॉन एस प्लस 20। ओके, तो ये हमें मिल गया ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस। इसको आगे और सॉल्व करते तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू, यहां पे नीचे एलसीएम ले लो, एस इंटू एस प्लस 10 इंटू एस प्लस 20। तो एस इंटू एस प्लस 10 नीचे एस इंटू एस प्लस 10 हो जाएगा कट, और एस प्लस 20 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या होगा के इंटू एस प्लस 40। सिंपल यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं, एस प्लस 20 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 10 इंटू एस प्लस 20 प्लस क्या होगा, प्लस k इंटू एस प्लस 40 इंटू के इंटू एस प्लस 40। ये मेरा आ गया ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। इस ट्रांसफर फंक्शन को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, और क्वेश्चन में आर ऑफ एस भी दिया गया है। आर ऑफ एस क्या है, इनपुट दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एस क्वेश्चन में दिया गया है। तो मुझे बताओ स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, स्टेडी स्टेट एरर होगा ईएसएस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू 1 अपॉन एस इंटू 1 माइनस ट्रांसफर फंक्शन, यहां पे ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, k इंटू एस प्लस 40 इंटू एस प्लस 20 डिवाइड बाय क्या होगा, s इंटू एस प्लस 10 इंटू एस प्लस 20 प्लस k इंटू एस प्लस 40 टू एस प्लस 40। तो ये एस एस कट हो गया, यहां पे लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 माइनस, यहां पे इसकी जगह रख दो 0 k इंटू 40 इंटू 20 डिवाइड बाय, यहां पे इसकी जगह 0 रखोगे तो ये वाला ओवरऑल टर्म हो जाएगा 0, ये क्या होगा 40k, ये क्या होगा 40k, तो 40k हो गया कट, ये क्या होगा 1 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 19 आ गया आपका आंसर, माइनस 19 आ गया आपका आंसर। क्लियर इतनी बात। तो ये मेरा आ गया स्टेडी स्टेट एरर, ये क्या आ गया स्टेडी स्टेट एरर। तो ऐसे आपको चीजों को आगे आपके प्रोसीड करना है। तो यहां पे क्या था, सिंपली नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम था। तो नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम में आपको अगर स्टेडी स्टेट फाइंड करना है तो ये वाली फॉर्मूला बेस्ट है, या तो दूसरा तरीका क्या है, नॉन यूनिटी फीडबैक को इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में जाके कन्वर्ट कर दो और फिर केपी केवी के वाली फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो इसमें देखो माइनस 19 आया, माइनस 19 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहां पे है डी, ऑप्शन यहां पे है डी।
ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारा मेथड क्लियर हो गया होगा कि नॉन यूनिटी फीडबैक के केस में सिंपली हमें स्टेडी स्टेट एरर कैसे फाइंड करना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा नीचे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको नीचे दिख रहा है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है। अ सिस्टम इज ट्रांसफर फंक्शन, a system has transfer function C of S divided by R of S is equal to 4 divided by S square plus 1.6S plus 4। फिर क्या पूछा है, for the unit step response the settling time in seconds for 2% tolerance band is। तो 2% टॉलरेंस बैंड के लिए मुझे बताओ सेटलिंग टाइम की फॉर्मूला क्या होती है, वो होती है 4 डिवाइड बाय जीटा इनटू ओमेगा एन। 4 डिवाइड बाय जीटा इनटू ओमेगा एन, मतलब सेटलिंग टाइम अगर निकालना है फॉर 2% टॉलरेंस बैंड और फॉर 5% टॉलरेंस बैंड आपको क्या निकालना पड़ेगा, जीटा इनटू ओमेगा एन तो चाहिए ही। तो यहां पे जो देखो ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, इसका जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। ये क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस 1.6s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या होगा, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, दैट इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करें, जो कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का होता है, तो उसके साथ कंपेयर करोगे तो 2 जीटा ओमेगा एन क्या होगा, 1.6। तो जीटा इनटू ओमेगा एन क्या होगा, 0.8। क्या होगा, 0.8। इसको यहां पे रख दो तो सेटलिंग टाइम आपका क्या होगा, सेटलिंग टाइम होगा 4 डिवाइड बाय 0.8। तो सेटलिंग टाइम यहां पे होगा 5। सेटलिंग टाइम क्या होगा आपका 5 सेकंड्स। ओके, टाइम होगा आपका 5 सेकंड्स। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहां पे, ऑप्शन डी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का खेल हो गया यहां पे खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का खेल खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 नीचे दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है, ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी में करवा लिया है कि हमने देखा था कि nth ओवरशूट के लिए टाइम कितना होता है, रिस्पांस nth ओवरशूट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है, n पाई बाय ओमेगा डी। तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट ओवरशूट का टाइम मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे फर्स्ट अंडरशूट का टाइम मिलेगा हमें। और यहां पे कौन सा टाइम पूछा है, फर्स्ट अंडरशूट का टाइम पूछा है। तो उस फॉर्मूला में n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई बाय ओमेगा डी। ऑप्शन बी हमें मिल जाएगा, यही वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां पे ध्यान रखना ये क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम में हम केपी और केवी की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली टू फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर। जी ऑफ एस क्या है मेरा, 1 डिवाइड बाय एस इंटू 0.5s प्लस 1 इंटू 0.2s प्लस 1 इंटू 0.2s प्लस 1। ओके, तो ये है मेरा जी ऑफ एस और ये मेरा स्टेडी स्टेट यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। इसमें हमें पूछा है कि इस दी स्टेडी स्टेट एरर्स फॉर यूनिट स्टेप एंड यूनिट रैंप इनपुट आर रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे पहला केस क्या होगा, पहला केस अगर इनपुट जो है वो यूनिट स्टेप है, इसका मतलब आर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन एस, ए होगा 1, तभी इसको हम बोलेंगे यूनिट स्टेप इनपुट। तो इस केस में स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, तो देखो सिंपली हम एक तो हमारे अगर हमने याद किया हुआ है जो मैंने टेबल बनवाया था, टेबल जो बनवाया था उसमें अगर आप जाके देखोगे कि टाइप 1 सिस्टम के लिए ये कौन सा सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है, क्योंकि ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम में जी ऑफ एस के जितने पोल्स ओरिजिन पे होंगे वही सिस्टम का क्या होता है, टाइप होता है। तो यहां पे जी ऑफ एस का एक पोल ओरिजिन पे है तो ये क्या है, टाइप 1 सिस्टम। ये क्या है, टाइप 1 सिस्टम। तो ये है मेरा टाइप 1 सिस्टम। तो टाइप 1 सिस्टम का अगर हम बात करें तो टाइप 1 सिस्टम में अगर यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, इनपुट पे अगर हम स्टेप फंक्शन अप्लाई करते हैं, उसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, A1 हो, 2 हो, 3 हो, यहां पे A1 है, यूनिट स्टेप है, तो उसके में स्टेडी स्टेट एरर सिंपली क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। फॉर टाइप 1 सिस्टम अगर इनपुट यूनिट स्टेप हो तो स्टेडी स्टेट एरर होगा आपका 0। अगर इनपुट क्या हो, यूनिट रैंप हो तो कुछ फाइनाइट एरर जनरेट होती है। अगर इन टाइप 1 सिस्टम के लिए इनपुट अगर यूनिट पैराबोलिक हो तो आपका इनफाइनाइट एरर जनरेट होता है। इसमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ESS इज इक्वल टू, अगर यूनिट स्टेप इनपुट है तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, A डिवाइड बाय 1 प्लस KP वाली। A यहां पे 1 तो 1 अपॉन 1 प्लस KP। तो KP यहां पे क्या होगा, लिमिट
s टेंस टू 0 s इंटू जी ऑफ एस, सॉरी केपी क्या होता है, लिमिट एस इंटू 0 जी ऑफ एस। तो यहां पे जी ऑफ एस क्या है, 1 अपॉन एस इंटू 0.5 एस प्लस 1 इंटू 0.2 एस प्लस 1। यहां पे लगाओगे लिमिट एस टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 प्लस 1, 1 इंटू 1 1। और यहां पे लिमिट एस टेंस टू 0, एस की जगह रखोगे 0, तो केपी क्या आ जाएगा यहां पे इस केस में, इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके, तो इसी से क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ओके, अभी दूसरा केस यहां पे देखते हैं। तो दूसरे केस में जो आर ऑफ एस है वो क्या है, 1 अपॉन एस स्क्वायर, क्या है, यूनिट रैंप। तो यूनिट रैंप के लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, स्टेडी स्टेट एरर रैंप अगर इनपुट पे रैंप फंक्शन है तो क्या होता है, a डिवाइड बाय 1 प्लस केवी। यहां पे a 1 है क्योंकि ये क्या है, यूनिट रैंप पे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 1 अपॉन 1 प्लस केवी। और केवी क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू जी ऑफ एस, s इंटू जी ऑफ एस। तो ये क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू जी ऑफ एस। यहां पे देखो क्या है, g ऑफ एस है 1 अपॉन s इंटू 0.5 s प्लस 1 इंटू 0.2 s प्लस 1। ओके, तो ये s मेरा कट हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि लिमिट s टेंस टू 0 है। तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, सिंपली 1 अपॉन 1 विच विल बी इक्वल टू 1। तो यहां पे यूनिट रैंप के लिए टाइप 1 सिस्टम का एरर आया 0, सॉरी यूनिट स्टेप के लिए अगर इनपुट जो है वो यूनिट स्टेप है तो हमारा स्टेडी स्टेट एरर आया 0। अगर इनपुट यूनिट रैंप फंक्शन है तो उसके लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या आया हमारा, 1। तो यहां पे 0 और 1 आएगा आंसर, मतलब इसमें भी ऑप्शन बी आएगा। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है उसमें यही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन 7 आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन 8 भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7 यहां पे दिखा दो भाई, क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 चलो मैं करवा देता हूं। क्या बोला है, द लार्जेस्ट एरर बिटवीन रेफरेंस इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड इज कॉल्ड पीक ओवरशूट। जो हमने डिफरेंस देखा था, जो हमने डिफरेंस वहां पे देखा था जब मैंने यहां पे कर्व ड्रॉ करवाया था, यहां पे देख लो। चलो मैं यहां पे ही ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे मैं रिस्पॉन्स ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। ओके, ये वाला जो रिस्पॉन्स था, ओके, ये हमारा क्या होता है, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ रेफरेंस, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ रेफरेंस। तो इसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द लार्जेस्ट एरर बिटवीन रेफरेंस इनपुट, ये मेरा है रेफरेंस इनपुट, एंड आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड इज कॉल्ड। तो लार्जेस्ट डिफरेंस तो यही है, ठीक है, लार्जेस्ट डिफरेंस यही आता है और इसको हम क्या बोलते हैं, पीक ओवरशूट। क्या बोलते हैं, पीक ओवरशूट। तो लार्जेस्ट डिफरेंस क्या आएगा बिटवीन द रेफरेंस एंड द आउटपुट, वो ये वाला ही आएगा, पीक ओवरशूट, जिसको मैक्सिमम ओवरशूट भी बोलते हैं। तो यहां पे द लार्जेस्ट एरर बिटवीन द रेफरेंस इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड इज कॉल्ड पीक ओवरशूट और मैक्सिमम ओवरशूट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन सी। तो अभी यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको होमवर्क में दिया जाएगा। तो 3 क्वेश्चन बेसिकली आपको होमवर्क में दिए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा आपकी क्या आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लेना सब। यहां पे अभी है क्वेश्चन नंबर 9, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस 5 dx बाय डी टी प्लस 5 dx बाय डी टी प्लस 7x इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू 7y। द फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो रिस्पेक्टिवली आर। द फ्रीक्वेंसी मतलब यहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही पूछा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसको स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, फिर मुझे जीटा और ओमेगा इनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ तो क्या होगा, एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस प्लस 5 इंटू एस इंटू एक्स ऑफ एस प्लस 7 इंटू एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 7 इंटू वाई ऑफ एस। तो यहां पे ट्रांसफर फंक्शन होगा एक्स ऑफ एस डिवाइड बाय वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 7। यहां पे आउट इनपुट y है और
आउटपुट एक्स है, यहां पे उल्टा काम कर दिया है इन लोगों ने, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस 5s तो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है ऐसा ट्रांसफर फंक्शन बनने की और ये सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनने की। तो यहां पे सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। इसको स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो 2 जीटा ओमेगा एन आपका आएगा 5, ओके, और ओमेगा एन स्क्वायर होगा 7। तो ओमेगा एन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओमेगा एन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 रेडियंस पर सेकंड। क्लियर इतनी बात। इस ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 को बिठा दो यहां पे, तो यहां से आपको जीटा की वैल्यू मिल जाएगी। आपको जीटा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। देखो क्या मिलेगी जीटा की वैल्यू, जीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 5 डिवाइड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। क्लियर इतनी बात। तो ये आ गई जीटा की वैल्यू, ओके। तो यहां पे देखो द फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग रेट, द फ्रीक्वेंसी, तो एक ही ऑप्शन है डी जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है, ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, और उसी केस में निकालोगे तो आपको जीटा क्या मिलेगा 0.94। इसको आगे सोल्व करोगे तो इस केस में ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी आपका यहां पे करेक्ट होगा। समझ में आ गई इतनी बात। तो यहां पे देखो अगर इस कैलकुलेशन को करने में फंस रहे हो, ठीक है, इस कैलकुलेशन को अगर हम करने में फंस रहे तो इस कैलकुलेशन को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी ही है जिसमें ओमेगा एन की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 7 दी गई है। तो ऑब्वियसली वही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होने वाला है। क्लियर इतनी बात। यहां तक सबको आइडिया आ गया कैसे चीजों को यहां पे हमें हैंडल करना है। और एक और बात, अभी ये हो गए 9 क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, 10th नंबर क्वेश्चन, ओके। 10th नंबर क्वेश्चन आपका बाकी है, देखो पीछे 10th नंबर क्वेश्चन दिखाओ। ये आपको होमवर्क में करना है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो आप होमवर्क में कर लेना। 10th नंबर क्वेश्चन मुझे याद है, बाकी पीछे कौन सा नंबर मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया वो मुझे याद नहीं है। तो जब कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखोगे कि ये आंसर है तो वहां पे क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करना, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि कौन सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने दिया था, ठीक है। तो यहां पे हम जो हमारा टाइम रिस्पॉन्स या टाइम डोमेन एनालिसिस का चैप्टर है उसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम स्टेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। और हम ट्राई करेंगे कि अभी क्योंकि 1.5 से 2 घंटे का एक लेक्चर आएगा, तो हम ट्राई करेंगे कि उसमें पूरा जो स्टेबिलिटी का पार्ट है उसको कंप्लीट किया जाए। उस पर हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि वो सबसे ईजी पार्ट है। फिर हम रूट लोकस में जाएंगे। तो रूट लोकस में मैं क्या करवाने वाला हूं, रूट लोकस में आपको एक प्रॉब्लम समझा दूंगा, एक एग्जांपल करवाऊंगा, उससे ही आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। फिर हम जाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में। उसके बाद जो वो वाला पार्ट है अपना फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में, बोडे प्लॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोडे प्लॉट नाइक्विस्ट हो गया आपका, ये अपना पोलर प्लॉट हो गया, उसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। फिर आपका आता है स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट स्पेस एनालिसिस में कुछ भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 से 6 चीजें मैं आपको बताऊंगा, वही याद रखनी है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ईएसी, बार्क और इसरो के, ठीक है। तो आई होप पूरा टाइम डोमेन एनालिसिस आपको क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चंस के थ्रू आपको और चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमें इन क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है, ओके। तो चलो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। इस सेशन को हम यहां पे एंड करते हैं। टाइम डोमेन एनालिसिस को हम कंक्लूड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, डेट इज स्टेबिलिटी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।